लास्ट लेक्चर में अभी तक जो कुछ भी हमने देखा तो उस हिसाब से हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में कुछ आईएमपी क्वेश्चन अपने कर लेते हैं। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर जो बोर्ड एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, यूनिक क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि जैसे व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये सारे क्वेश्चन सभी लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ाया जाता है तो सबसे ज्यादा फोकस इन क्वेश्चंस पे किया जाता है। तो हम आज वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो बार बार रिपीट हुए हैं लेकिन अभी तक आपके बुक में ये क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ यूनिक क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। यहाँ पे आईएमपी क्वेश्चंस है क्योंकि ये सीबीएसई में या फिर एनसीईआरटी में बार बार ये क्वेश्चन क्या हुए, बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning air? ठीक है, कि जब हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं एयर के प्रेजेंस में, ठीक है, हवा में जब उसे जलाया जाता है तो उसे उससे पहले क्लीन क्यों किया जाता है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए निकाला जाता है तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो रिएक्टिव होता है। तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर क्रिएट कर लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसे जलने में क्या होती है, जलाने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, समझ में आया कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है, सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है। किससे क्लीन किया जाता है, सैंड पेपर से। आपने कई बार सैंड पेपर देखा होगा कि कलर वगैरह निकालने के लिए सैंड पेपर का यूज किया जाता है, या फिर जंग वगैरह निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है, सैंड पेपर का यूज किया जाता है। तो उसी पेपर से मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है ताकि हम मैग्नीशियम रिबन को क्लियरली क्या कर सके, जला सके, वो अच्छे से जल सके, इसलिए उसे क्लीन किया जाता है। ठीक है, और मैग्नीशियम रिबन के ऊपर पहले से ही कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इसके साथ साथ उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है जो उसे सही ढंग से जलने नहीं देते हैं। तो वो अच्छे से जल सके इसलिए उसे क्लीन करना क्या है, जरूरी है। समझ में आ गया, क्लियर है ना सबको। चलो आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। A solution of a substance X is used for white washing। ये मैंने पहले भी लेक्चर लिया था तो उसमें बताया था आपको कि एक सब्सटेंस है जिसका यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग में। किसमें यूज किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग में। तो हमें एक्स सब्सटेंस का नाम लिखना है। तो एक्स सब्सटेंस हमारा कौन सा है, CaO। कौन सा है, CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा सब्सटेंस है जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, किस चीज में, व्हाइट वॉशिंग में। ठीक है, देख लेते हैं। देखो कौन सा सब्सटेंस है वो, CaO। तो एक्स सब्सटेंस का नाम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इसे दूसरा नाम कौन सा दिया गया है, क्विकलाइम। क्या बोला जाता है, क्विकलाइम। मैंने आपको बताया था सेकेंड नेम इसका क्या है, क्विकलाइम, CaO। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, राइट द रिएक्शन द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विथ वाटर। हमें रिएक्शन लिखना है कि जो हमारा सब्सटेंस एक्स है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो आपको सेम चीज लिखनी है। देखो जैसे CaO है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ। तो क्या बनाता है, CaOH ट्विस्ट। क्या बनाता है, CaOH ट्विस्ट। और यहां से क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन हो गया CaOH ट्विस्ट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी का यूज हम किस लिए करते हैं, घरों की पुताई में करते हैं। अच्छा, इसको देख के ये बता सकते हो कि ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, कौन से टाइप का केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन। देखो दो यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट है और एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, मतलब दो अभिकारक है और उससे कितना उत्पाद बन रहा है, एक ही उत्पाद बन रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि गिवन जो भी आपका रिएक्शन है वो किस टाइप का रिएक्शन है। समझ में आया, किस टाइप की अभिक्रिया है। क्लियर है यहां तक। चलो आगे देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। इससे पहले जो लेक्चर लिया था मैंने उस लेक्चर में भी बताया था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, कि जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड के होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। किसके, नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड के। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों जरूरी है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो हमारे द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसके तहत बैलेंस रखना क्या है, हमें जरूरी है। तो ये क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले भी ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट डज वन मीन बाई
एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अपक्रिया, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जहां से हीट क्या होता है, रिलीज होता है। हीट क्या होता है, रिलीज होता है। जहां से उष्मा निकले, एनर्जी निकले, ऊर्जा निकले, उसे एक्सोथर्मिक मतलब उष्माक्षेपी अपक्रिया कहेंगे। दूसरा जहां पे क्या हो, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहेंगे, जहां से क्या हो, उष्मा एब्जॉर्ब हो, एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो, उसे कौन सा रिएक्शन कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है। एग्जांपल याद रखना, मैंने आपको और भी कुछ बताया था कि जितने भी डीकंपोजिशन रिएक्शन है, जितने भी डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो कौन से रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। कौन से रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल आपके सामने है, समझ में आया, क्लियर है। कोई प्रॉब्लम किसी को, कैसा फोन पे फोन आ रहा है यार सबका। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाई इज रिस्पायरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो हमारा श्वसन है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, उसमें उसे उष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि देखो, जो हमारा ग्लूकोज होता है C6H12 और O6, इसे रिएक्ट करवाया जाता है ऑक्सीजन से। किससे रिएक्ट करवाया जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाता है, जिससे तीन चीजें हमें मिलती है। एक हमें मिलता है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हमें मिलता है वाटर, क्या मिलता है, वाटर, और साथ में क्या रिलीज होता है, एनर्जी। क्या रिलीज होता है, एनर्जी। भाई यहाँ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ना। तो जब कहीं पे एनर्जी रिलीज होती है तो फिर उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया, समझ में आया। तो इसलिए जो रिस्पायरेशन है उसे कौन सा रिएक्शन कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। डाइजेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं, केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन क्या है, वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक किया जाता है, और ब्रेक होने के बाद वहां से क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए रिस्पायरेशन को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहा जाता है, रीजन वही है जो आपको पता है, ठीक है। क्या है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट 2 और मोर होते हैं और प्रोडक्ट कितना बनता है, सिंगल बनता है, ठीक है। अगर हम डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, वियोजन की बात करते हैं, तो वहां पे सिंगल रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट कितना होता है, 2 और मोर होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन आपस में क्या है, अपोजिट है। एग्जाम्पल दे देना, देखो जैसे कॉम्बिनेशन का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। कॉम्बिनेशन जो है, ठीक है, अगर मैं H2 + O लिख दूं तो ये क्या बन गया, H2O बन गया। ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। सेम इसी को अपोजिट कर दो, H2O है, इसमें से इलेक्ट्रिक पास कर दो तो H2 अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। समझ में आया, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है वो डिकम्पोजिशन का क्या होता है, अपोजिट होता है। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। पता है आपको, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऐसे हार्ड सब्सटेंस बने जो इनसॉल्यूबल हो, किसमें, वाटर में, ठीक है। ऐसे सॉलिड, ऐसे ठोस पदार्थ हमें मिले जो पानी में घुलते नहीं है, जो इनसॉल्यूबल हो वाटर में, उसे कौन सा रिएक्शन कहेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। कौन सा रिएक्शन कहेंगे, प्रिसिपिटेशन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट वाला एग्जांपल आपको देना है। मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको एग्जांपल दिया था, Na2SO4 + BaCl2, ठीक है। बस सेम एग्जांपल आपको यहां पे पुट करना है। समझ में आ गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लो आप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि वहां पे एक ही रिएक्टिव, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है, किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। लेकिन जब हम सेकंड में आते हैं तो यहां पे हमें डबल कंपाउंड मिलता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में कितने कंपाउंड मिलते हैं, डबल कंपाउंड मिलते हैं, और वहां पे 2 एलिमेंट होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। समझ में आया, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना, जो हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट है या फिर जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब विस्थापन अपक्रिया है, उसमें एक ही कंपाउंड होता है। लेकिन जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो उसमें कितने कंपाउंड होते हैं, 2 कंपाउंड होते हैं। समझ में आया।
जो हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखते हैं उसमें एक ही एलिमेंट क्या करता है, दूसरे को डिस्प्लेस करता है। लेकिन जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो वहां पे दो एलिमेंट होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। समझ में? ये डिफरेंस है किसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। क्लियर हो गया, समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो ये आप नोट बना लेना। ठीक है, इसका नोट आप बना लेना। ये सारे क्वेश्चन आईएमपी हैं। इसके अलावा आपको बुक और डाइजेस्ट तो पढ़नी ही है। ठीक है, सब कुछ इसी पे डिपेंड नहीं रहना है आपको। ठीक है, आईएमपी मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, कि इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, बट 100% श्योरिटी नहीं है कि यही बोर्ड एग्जाम में आएगा। समझ में आया? तो इसको आप नोट डाउन कर लोगे, इसको एक बार आप पढ़ लोगे। बाकी कल आपका टेस्ट है। ठीक है, सेम चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो कल आपका इसका क्या है, टेस्ट है फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है।